गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है विवेक कुमार। स्वागत है आपका इंजीनियर से स्टडी जोन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर फिफ्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कुछ टिप्स देख लेते हैं इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का कि कौन कौन सा मतलब जो भी क्वेश्चंस आएगा वो किस कैटेगरी का है। तो हम लोग ने इसको डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में। पहला है 5 स्टार कैटेगरी, दूसरा है 3 स्टार कैटेगरी और तीसरा है 1 स्टार कैटेगरी। तो 5 स्टार कैटेगरी में वैसा सवाल को रखा गया है, वैसा क्वेश्चंस को रखा गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और सिर्फ उसी को पढ़ के जाने से पास किया जा सकता है। और 3 स्टार वाले में वैसा क्वेश्चन रखा गया है जो 5 स्टार और 3 स्टार दोनों को पढ़ के जाएंगे तो अच्छा नंबर ला सकते हैं, यानी कि डिस्टिंक्शन से पास हो सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। और अगर कंप्लीट नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट का तो 1 स्टार वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से स्टील का। तो यूनिट 1 में हम लोगों ने 5 स्टार वाले क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चंस को रखा है क्या, What are the different sections used for tension member and compression member? Also draw diagram। यानी कि हम लोग की कंप्रेशन मेंबर के लिए कौन कौन सा सेक्शन यूज करते हैं और टेंशन मेंबर के लिए कौन कौन सा सेक्शन यूज करते हैं, इसके बारे में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, What are the different modes of failure of tension member explain। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग जितना भी टाइप्स का फेलवर्स पढ़े हैं उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे 3 टाइप्स का हम लोग फेलवर पढ़े हैं, ग्रॉस सेक्शन, नेट सेक्शन और ब्लॉक शियर। तो हम लोग देखेंगे इसको भी अभी। तीसरा क्वेश्चन है लेसिंग और बैटनिंग के बारे में। एक्सप्लेन लेसिंग एंड बैटनिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ऑल्सो स्टेट दियर फंक्शन। तो हम लोग को लेसिंग और बैटनिंग के बारे में अच्छा से देखना है, लेसिंग क्या होता है, बैटनिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर में 5 स्टार वाले में, राइट द स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर। यानी कि लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है किसका, कंप्रेशन मेंबर का। ओके, 3 स्टार वाले क्वेश्चंस में क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टेंशन मेंबर एंड कंप्रेशन मेंबर। यानी कि टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये वीवीआई क्वेश्चंस है, सबसे वीवीआई क्वेश्चंस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन रेडियस ऑफ जाइरेशन और सिलेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव लेंथ बिल्ट अप सेक्शन। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है 3 स्टार वाले में और 5 स्टार वाले क्वेश्चन में। और एक 1 स्टार क्वेश्चंस में है, एक न्यूमेरिकल को रखा गया है और साथ ही साथ एक क्वेश्चंस भी है थ्योरी क्वेश्चन कि लिमिट स्टेट मेथड को डिजाइन में हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में लिखना है, एलएसएम के बारे में, इसका फीचर के बारे में। और 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस यूनिट से रखा गया है। हम लोग 1 बाई 1 करके दोनों को देख लेंगे ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। तो न्यूमेरिकल का एक अलग ही सेशन हम लोग लेंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन को कवर कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का था कि टेंशन मेंबर के बारे में लिखने के लिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि टेंशन मेंबर में कौन कौन सा सेक्शन यूज करते हैं। तो पहला है राउंड सेक्शन और रेक्टेंगुलर सेक्शन, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। स्टील बार आप लोग देखे होंगे, बीम बनाने के लिए स्टील बार का यूज किया जाता है, छड़ का यूज किया जाता है, वो जनरली राउंड शेप का होता है। तो हम लोग राउंड और रेक्टेंगुलर बार यूज करते हैं टेंशन मेंबर के लिए। दूसरा है केबल्स। जैसे आप लोग अगर पोल देखे होइएगा, जिसको ट्रांसमिशन पोल भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए ले जाते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारे केबल्स को एक साथ करके अटैच करके ले जाते हैं, तो ये हो गया केबल्स। फिर है तीसरा में सिंगल और डबल एंगल सेक्शन। एंगल कहने का मतलब हो एल शेप में रहेगा तो एंगल सेक्शन, एक है तो सिंगल एंगल, डबल है तो डबल एंगल सेक्शन। तीसरा है आई सेक्शन। ओके, रोल्ड आई सेक्शन, यहाँ पे डब्लू गलती से लिखा गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, आई कर दीजिएगा इसको। नेक्स्ट है टी सेक्शन। तो टी सेक्शन कैसा है, स्ट्रक्चरल ट्री, मतलब टी के जैसा होता है, उल्टा यहाँ पे बनाया गया है, आप सीधा भी बना सकते हैं। टी का ऊपर वाला डंड इसको ऊपर कर दीजिए, नीचे वाले को उसको नीचे कर दीजिए, कोई बात नहीं है। लास्ट है बिल्टअप सेक्शन। बिल्टअप सेक्शन में क्या होता है, ये जो चैनल सेक्शन है इसको बोलते हैं चैनल, और ये भी है चैनल सेक्शन, ये चैनल है और ये भी चैनल है। तो दोनों चैनल सेक्शन को जब जोड़ देते हैं तो बनता है बिल्टअप सेक्शन। ओके, नेक्स्ट है कंप्रेशन मेंबर। पहला क्वेश्चन में था कि
लिखने के लिए कि टेंशन मेंबर कौन कौन सा सेक्शन यूज करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन था कंप्रेशन मेंबर में हम लोग कौन कौन सा सेक्शन यूज करते हैं। तो सेम टू सेम वैसा ही, तो कंप्रेशन मेंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल एंगल और डबल एंगल, जैसा कि टेंशन मेंबर में यूज करते थे। टी सेक्शन, जैसे यहाँ पे हम लोग टी देखे थे ना, वो भी उल्टा उसमें दिखा दिया था, जैसे यहाँ देखिए टी उल्टा दिखा दिया है, तो इसमें टी सीधा करके दिखाया है, टी सेक्शन। उसके बाद चैनल सेक्शन यूज करते हैं, आई सेक्शन यूज करते हैं। उसके बाद पाइप में हॉलो पाइप यूज करते हैं, हॉलो सर्कुलर और हॉलो रेक्टेंगुलर। तो ये हो गया हमारा 5 तरह का टेंशन मेंबर और 5 तरह का कंप्रेशन मेंबर। ओके, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। राउंड सेक्शन, बहुत सारा केबल को एक साथ कंपोज कर दिए। तीसरा नंबर में हम लोग सिंगल और डबल एंगल सेक्शन, चौथा नंबर में आई सेक्शन, पांचवा नंबर में टी सेक्शन, छठा नंबर में हॉलो बिल्टअप सेक्शन। ओके, इस सब का डायग्राम भी बना देना है वहाँ पे, ताकि अच्छा नंबर मिल जाए। कंप्रेशन मेंबर में हम लोग देखें, कंप्रेशन मेंबर में क्या है, एंगल सेम टू सेम एंगल, टी, चैनल, आई, हॉलो सर्कुलर, हॉलो रेक्टेंगुलर। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। क्या, मोड्स ऑफ फेलुअर ऑफ टेंशन मेंबर। तो हम लोग देखेंगे इसमें मोड्स ऑफ फेलुअर कितने प्रकार के फेलुअर होते हैं। तो हम लोग देखेंगे 3 तरह के फेलुअर होते हैं। पहला होता है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, दूसरा होता है क्या, नेट सेक्शन रप्चर, और तीसरा होता है ब्लॉक शियर फेलुअर। तो 1 बाई 1 करके हम लोग देखते हैं कि ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग क्या है, नेट सेक्शन रप्चर क्या है, और ब्लॉक शियर फेलुअर क्या है। ओके, पहला ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। यहाँ पे देखिए, ग्रॉस कहने का मतलब है होल, टोटल, होल, WHOLE, नॉट HOLE। ओके, सेक्शन मतलब पूरा सेक्शन को कंसिडर कर लेंगे। यील्डिंग, यील्डिंग मतलब होता है जब हम लोग कोई भी चीज़ को खींचते हैं तो लमड़ जाता है ना, उसी को कहते हैं यील्डिंग। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा सेक्शन को कंसिडर करेंगे। जैसे अगर होल वगैरह हुआ, जो छेद वगैरह होगा नट बोल्ट लगाने के लिए, उसको रिमूव नहीं करेंगे। और अगर नेट सेक्शन में जब जाएंगे तो उसमें हम लोग होल को रिमूव कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्रॉस सेक्शन यील्डिंग में, टेंशन मेंबर विदाउट होल कैन रेसिस्ट अप्लाइड लोड। यानी कि विदाउट होल, यहाँ पे आ गया ना विदाउट होल, तो विदाउट होल करने का मतलब होता है इसमें होल को कंसीडर नहीं करेंगे। रसिस्ट अप्लाइड लोड, यानी कि जब हम लोग लोड अप्लाई करेंगे तो जो जो भी वो रसिस्ट कर पाएगा विदाउट होल के, तो उसको कहते हैं हम लोग ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में उसका कितना स्ट्रेंथ है। ओके, ऑफ द मेंबर विल डिफॉर्म इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। जब भी होगा ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम लोग यील्ड कर जाता है। यील्ड करने का मतलब टूट जाता है, मतलब लमड़ते लमड़ते टूट जाएगा, तो उसको कहते हैं हम लोग यील्डिंग। टूटता नहीं है वैसे, हम लोग देखेंगे अगर जब माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखे होंगे थर्ड सेम में, तो वहाँ पे दिखाया गया होगा कि एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, तो वहाँ पे जाके कपन का कोन फेलियर हो जाता है। तो वहाँ तक हम लोग बिना गए जब यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ओके, तो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि जब भी अगर हम लोग किसी भी, मान लीजिए कि यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर बार ले लिए और हम लोग इसको टेंशन फोर्स से टेंसाइल स्ट्रेस देंगे, यानी कि इसको पकड़ के खींचेंगे। ठीक है, जैसे ही पकड़ के खींचेंगे, मतलब कोई मशीन से यूटीएम आता है या फिर कंप्रेशन टेस्ट, सॉरी यूटीएम आता है, मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें हम लोग को पकड़ने के लिए पकड़ेंगे इस दोनों साइड से और इसको खींचेंगे, तो इसमें यील्डिंग होगा। अगर 10 से 15% यील्डिंग हो जाएगा तो इसको हम लोग फेल मान लेते हैं। ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग है ना, तो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में क्या होगा, अगर जितना ओरिजिनल लेंथ है उससे 10 से 15% तक लेंथ इंक्रीज कर गया, या फिर 10 से, टेंशन नहीं कर रहे हैं ना, तो 10 से 15% अगर इंक्रीज कर गया तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये फेल हो चुका है। तो पहला फेलुअर समझ में आया होगा कि हम लोग जब किसी भी टेंसाइल मेंबर को खींचते हैं, टेंशन फोर्स लगाते हैं, तो उसमें अगर 10 से 15% डिफॉर्मेशन हो जाता है ओरिजिनल लेंथ का, तो उसको कहते हैं ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ओके, एट सर्च लार्ज डिफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर बिकम नॉट सुटेबल फॉर यूज। यानी 10 से 15% से ज़्यादा अगर डिफॉर्मेशन हो गया तो इस वैसे स्ट्रक्चर जो तो सुटेबल नहीं रहेगा यूज के लिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, सबसे मेन है यहाँ पे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को समझने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। ये एक प्लेट है, ठीक है, तो प्लेट में क्या है, हम लोग P फोर्स अप्लाई कर रहे हैं।
जिसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दे दिया है एल और टी दे दिया है क्रॉस सेक्शन। अगर हम लोग को एरिया निकालना होगा तो एरिया एक रेक्टेंगुलर सरफेस दिख रहा है हम लोग को, तो रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया क्या होता है एल इंटू टी। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, ए जी मतलब एरिया और जी मतलब ग्रॉस, ए मतलब एरिया जी मतलब ग्रॉस, ग्रॉस एरिया निकालने के लिए एल इंटू टी कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग को फोर्स निकालना है, हम लोग यही निकालने जा रहे हैं ना पी कितना रेसिस्ट कर सकता है, तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस हम लोग इसमें कौन सा स्ट्रेस लेंगे, तो इसमें लेते हैं हम लोग कौन सा इल्ड स्ट्रेस, कौन सा लेते हैं इल्ड स्ट्रेस। इल्ड स्ट्रेस मतलब होता है एफ वाई। जैसे माइल्ड स्टील हम लोग 3 तरह का स्टील यूज करते हैं, माइल्ड स्टील और HYSD बार में Fe415 500 और भी बहुत तरह का स्टील आता है TMT वगैरह, ये सब को हम लोग को नहीं ध्यान देना है। हम लोग स्टील में मेनली पढ़ते हैं किसके बारे में, Fe250 के बारे में। तो Fy का वैल्यू कितना होता है लगभग 250। ओके, जहाँ से इल्डिंग होना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं Fy। तो Fy का वैल्यू हम लोग हमेशा लेते हैं 250। गामा एम मतलब होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। हमेशा जब भी कोई भी डिजाइन करने जाते हैं तो सेफ्टी फैक्टर यूज कर लेते हैं लोग, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। और एजी हो गया ग्रॉस एरिया, यानी कि स्ट्रेस हो गया एफ वाई, एरिया हो गया एजी, और अगर उसको हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का नेट फोर्स निकल जाएगा कि कितना फोर्स वो रेसिस्ट कर पाएगा। तो देखिए मेन फॉर्मूला इसका क्या है डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने का, क्या है टी जी डी मतलब टेंशन फोर्स डिजाइन, टी डी मतलब होता है, टी मतलब होता है टेंशन, जी मतलब होता है ग्रॉस और डी मतलब होता है डिजाइन। तो टी जी डी निकालना है या फिर टी डी जी भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग टी जी डी लिखे हैं तो टी जी डी ही देखेंगे। टी जी डी मतलब क्या हो गया, टी जी डी बराबर हो गया एफ वाई। एफ वाई मतलब क्या होगा यहाँ पे इल्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल। इल्ड स्ट्रेस कितना लेते हैं नॉर्मली हम लोग 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 250 मेगा पास्कल, या फिर 250 यूज करते हैं तो 250 ले लेते हैं। गामा एम नॉट लेते हैं इसमें, गामा नॉट लेते हैं या फिर गामा एम नॉट बोल सकते हैं। इसमें कितना लेते हैं 1.1 लेते हैं। और ग्रॉस एरिया निकालने के लिए बता दिए कैसे निकालेंगे, एल इंटू टी कर देंगे तो ग्रॉस एरिया निकल जाएगा। ओके, तो होप समझ में आया। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है। ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी सेक्शन में फोर्स लगाते हैं, टेंशन फोर्स लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ग्रॉस सेक्शन में, पूरा होल सेक्शन में हम लोग देखेंगे, टोटल सेक्शन में देखेंगे यील्डिंग हो रहा है। तो जब यील्डिंग होते जाता है तो देखेंगे कि बीच में पतला होते जाता है, पतला होते जाता है। तो 10 से 15% तक अगर यील्डिंग हो गया, 10 से 15 तक परसेंट तक लेंथ बढ़ गया किसका, ओरिजिनल लेंथ का, तो हम लोग उसको कहते हैं क्या, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग हो गया। अब ये सुटेबल नहीं रहा यूज करने के लिए, तो इसमें हम लोग स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एफ वाई लेंगे, यानी कि यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल लेंगे, यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील लेंगे, यानी कि 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेंगे। और एजी से उसको स्ट्रेस को एरिया से गुना करने पर हमको फोर्स मिलता है, तो ए स्ट्रेस को एजी से गुना कर दिए और गामा 0.0 से डिवाइड कर दिए, यानी कि 1.1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा क्या, डिजाइन स्ट्रेंथ। ओके, इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेट सेक्शन रप्चर। नेट सेक्शन रप्चर में क्या होता है, हम लोग देखेंगे नेट सेक्शन रप्चर में कि इसमें होल वगैरह होता है। जब प्लेट में हम लोग होल कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जब प्लेट में होल कर दिए हैं, तो जब इस होल को घटा देते हैं, होल के एरिया को घटा देते हैं, तो उसको कहते हैं नेट एरिया। जब टोटल एरिया में से होल के एरिया को घटा देते हैं तो क्या निकलता है, नेट एरिया। तो नेट एरिया निकालना देखेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो। ओके, नेट सेक्शन रप्चर क्या होता है, तो ए टेंशन मेंबर इज कनेक्टेड बाय बोल्ट, रिवेट और वेल्ड। व्हेन टेंशन मेंबर आर कनेक्टेड बाय यूजिंग बोल्ट, देन टेंशन मेंबर हैव होल यहाँ पे आया ना होल, एंड हेंस रिड्यूस क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब जैसे ही हम लोग टेंशन मेंबर को कनेक्ट करते हैं, टेंशन मेंबर को जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को होल करना पड़ता है उसमें। जब भी हम लोग होल करेंगे तो उसका नेट ग्रॉस सेक्शन में से कुछ न कुछ पार्ट का मटेरियल निकल जाता है। तो जब उस पार्ट का मटेरियल निकल जाएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या, जब उस पार्ट के मटेरियल को घटा देंगे तो वहाँ निकलता है नेट सेक्शन।
ओके, नेट एरिया, नेट एरिया। तो यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो देखिए TGN होता है यहाँ पे नेट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे TDN लिखना चाहिए था, गलती से TGN लिखा गया, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। TGN मतलब क्या हो गया, T फॉर टेंशन, D फॉर हो जाता है डिजाइन, और N फॉर होता है नेट सेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंगे, FU लेंगे। वहाँ पर हम लोग FY लिए थे और यहाँ पे FU लेंगे। FY मतलब होता है यील्ड स्ट्रेस और FU मतलब होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जब भी हम लोग FU लेते हैं तो उसमें एक 0.9 नाम का फैक्टर से गुना कर देते हैं। ओके, और गामा एम नॉट लेते हैं। जैसे यील्डिंग होगा तो गामा एम नॉट लेंगे, और इसमें जैसे ही अगर हम लोग का रप्चर देखने के लिए मिलेगा, मतलब फ्रैक्चर रप्चर देखने के लिए मिलेगा, तो गामा M1 लेंगे। ओके, फिर से एक बार, अगर हमको यील्डिंग देखने को मिलेगा, यील्डिंग मतलब लेंथ बढ़ा घटा ये सब देखने को मिलेगा, तो हम लोग गामा एम नॉट लेते हैं जिसका वैल्यू होता है 1.1। और जैसे ही हम लोग को रप्चर यानी कि टूटने वाला दिखाई देगा, तो हम लोग क्या लेंगे, गामा M1 यानी कि इसका वैल्यू होता है 1.25। TDG और TDN में क्या अंतर है, TDG में उस FY होता था तो इसमें FU होगा। TDG में क्या होता था, गामा एम नॉट होता था तो इसमें गामा M1 होगा। उसमें ग्रॉस एरिया लिया जाता था तो इसमें नेट एरिया लिया जाएगा। तो नेट एरिया कैसे निकालते हैं, जब ग्रॉस एरिया में से होल के एरिया को घटा देते हैं तो नेट एरिया निकल जाता है। यहाँ पे देखिए 0.9 के फैक्टर से गुना कर देते हैं तो ये हो जाता है। यहाँ पे लिख दिया गया है FU होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, AN होता है नेट एरिया ऑफ द मेंबर, और गामा एम नॉट होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लॉक शियर फेल्यूर। तो ब्लॉक शियर फेल्यूर को देखने से पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए ब्लॉक शियर फेल्यूर दो तरीके से होता है। एक होगा शियर के साथ साथ टेंशन, शियर और टेंशन साथ साथ होगा। ओके, तो शियर और टेंशन में देखिए शियर में यील्डिंग होगा और रप्चर, वैसे ही टेंशन में भी यील्डिंग होगा और रप्चर होगा। शियर में यील्डिंग रप्चर, टेंशन में भी यील्डिंग और रप्चर। तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस क्या होता है, इसमें देखिए पहला केस क्या होता है, वेन यील्डिंग इन शियर, यानी कि शियर में यील्डिंग हो रहा है और टेंशन में रप्चर, शियर में यील्डिंग और टेंशन में रप्चर। केस समझ में आया, पहले इसका यील्डिंग ले लिए और इसका रप्चर ले लिए। दूसरा केस क्या बोलता है, दूसरा केस क्या बोलता है, वेन रप्चर इन शियर, यानी कि रप्चर हम लोग शियर में ले लेंगे और टेंशन में हम लोग यील्डिंग ले लेंगे। ओके, दोनों केस समझ में आया, यील्डिंग शियर में तो इसका रप्चर ले लिए, इसका रप्चर लेंगे, शियर का रप्चर लेंगे तो इसका यील्डिंग ले लेंगे। ओके, और इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जैसे ही शियर का बात होगा तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के रूप में √3 डिवाइड करेंगे। ओके, यील्डिंग आएगा तो FY आएगा। यहाँ पे देखिए, आई होप केस समझ में आया होगा कि शियर, एक फिर से एक बार बता देते हैं, एक बार शियर लेंगे दूसरे बार में टेंशन लेंगे। शियर में भी यील्डिंग और रप्चर, टेंशन में भी यील्डिंग और रप्चर। जब शियर का यील्डिंग लेंगे तो टेंशन का रप्चर लेंगे, और जब शियर का रप्चर लेंगे तो टेंशन का यील्डिंग लेंगे। तो केस नंबर 1 दो केस बनता है, इसका यील्डिंग इसका रप्चर, शियर का यील्डिंग तो टेंशन का रप्चर, शियर का रप्चर तो टेंशन का यील्डिंग। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट केस, यानी कि TDB1 और TDB2, यानी कि TDB1, T मतलब टेंशन फोर्स एक तरह से, D मतलब डिजाइन, और B मतलब होता है ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक में हम लोग टेंशन को कितना डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला आता है, हम लोग क्या लिए, यहाँ पे 4 तरह का एरिया होता है। AVG, पहला देखिए यहाँ पे AVG आया, AVG यहाँ पे देखिए केस 1 में जो फॉर्मूला है उसको देखिए, AVG यानी कि एरिया इन क्या, एरिया इन शियर ग्रॉस सेक्शन एरिया, ग्रॉस सेक्शन एरिया इन शियर। FY मतलब पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देखिए दीजिए, वेन यील्डिंग इन शियर, वेन यील्डिंग इन शियर, यील्डिंग किस में हो रहा है, शियर में, तो शियर वाला हम लोग पहले लेंगे, और तो शियर वाला लेने के लिए हम लोग को किससे डिवाइड करना होगा, √3। और देखिए यहाँ पे √3 से डिवाइड कर दिए। यील्डिंग में, यील्डिंग है तो क्या आएगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, गामा एम नॉट। अब देखिए यील्डिंग हो रहा है किसमें, शियर में,
तो एरिया भी मतलब सीयर होता है और जी मतलब होता है यील्डिंग, मतलब ग्रॉस सेक्शन। ग्रॉस सेक्शन मतलब सीयर एरिया लेंगे, एफ वाई ले लेंगे, यील्डिंग है तो एफ वाई बटा गामा एम नॉट किसके लिए लिए, यील्डिंग के लिए, ए भी जी किसके लिए लिए, एरिया, और ये √3 किसके लिए, सीयर के लिए। टेंशन निकालना है ना हमको। तो यहाँ पे देखिए एफ वाई क्या था, स्ट्रेस, गामा एम नॉट क्या था, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्डिंग, ए भी जी क्या है, सीयर एरिया, सीयर के लिए ग्रॉस एरिया, और √3 है, जैसे ही सीयर आता है तो √3 आ जाएगा। इधर प्लस में देखिए, प्लस में क्या है दूसरा, देखिए यहाँ पे वेन यील्डिंग इन सीयर एंड रप्चर इन टेंशन। रप्चर इन टेंशन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लेंगे क्या, रप्चर हो रहा है ना, तो रप्चर होने के लिए क्या लेते हैं, 0.9 इंटू एफ यू। ऊपर में हम लोग देखे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाते हैं 0.9 इंटू एफ यू लिए थे और गामा M1 से डिवाइड किए थे। तो यहाँ पे सेम टू सेम पहले यहाँ पे भी करेंगे वैसे ही, 0.9 एफ यू गामा M0 से डिवाइड कर दिए। ये हो गया हम लोग का स्ट्रेस। और एरिया लेने के लिए कौन सा लेंगे, तो देखिए एरिया क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए टेंशन के लिए T, यानी कि टेंशन हो रहा है, और रप्चर हो रहा है तो N, यानी कि एरिया, नेट सेक्शन एरिया लेंगे टेंशन के लिए। ओके, और जब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो देख लेंगे कि कैसे हम लोग लिए हैं इस एरिया को। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में क्या कहता है, सेकेंड में केस में कहता है TDB2, यानी इसमें कैसे लेंगे, देखिए चार तरह का एरिया पहले हम लोग देख लेते हैं। AVN है, यानी कि नेट सेक्शन एरिया हो गया, नेट सेक्शन एरिया, AVN मतलब नेट सेक्शन एरिया, N मतलब नेट, नेट सेक्शन एरिया हो गया, नेट एरिया इन सीयर, भी मतलब होता है सीयर, AVG मतलब ग्रॉस एरिया इन सीयर, ATN, T मतलब हो गया टेंशन, और N मतलब हो गया नेट एरिया इन नेट सीयर। ओके, और नेट एरिया इन टेंशन और नेट एरिया इन ग्रॉस एरिया इन टेंशन। ओके, टी मतलब टेंशन, ग्रॉस एरिया इन टेंशन और नेट एरिया इन टेंशन ले लिए। ओके, चार तरह का एरिया समझ में आया, एवीएन, एवीजी, एटीएन और एटीजी। भी मतलब सीयर और टी मतलब टेंशन, एन मतलब नेट, जी मतलब ग्रॉस। ओके, तो कैसे कैसे सेकेंड केस में देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये केस समझ में आ जाएगा तो दोनों समझ में आ जाएगा। पहले देखिए हम लोग क्या ले रहे हैं, वेन रप्चर इन सीयर, रप्चर ले रहे हैं इन सीयर। तो सीयर के लिए हम लोग पहले देख लेते हैं, सीयर है, रप्चर इन सीयर है, तो हम लोग लेंगे नेट एरिया, रप्चर है तो नेट एरिया लेंगे, और सीयर है तो एवियन लेंगे। तो एवियन कैसे आया समझ में आया, यहाँ पे रप्चर है तो 0.9 एफ यू आएगा, और जैसे ही एफ यू आता है तो उसके लिए गामा M1 यूज करते हैं जो कि 1.25 होता है, और सीयर आया तो सीयर वाले में हम लोग एक √3 से डिवाइड करते हैं। और देखिए दूसरा क्या है इसमें, साथ ही साथ में यील्डिंग इन टेंशन, यील्डिंग इन टेंशन है मतलब एफ वाई ले लिए हम लोग, यील्ड स्ट्रेस और गामा M0 से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रेस। और एरिया के लिए हम लोग कौन सा लेंगे, टेंशन वाला एरिया लेंगे, क्योंकि टेंशन है और यील्डिंग है, तो यील्डिंग है तो ATG ले लेंगे, टेंशन है यील्डिंग है तो TG लेंगे। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार हम डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मार्कर का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो, इसलिए हम लोग ध्यान दे देते हैं एक बार और। कितने तरह का होता है ब्लॉक शियर फेल्यूर, दो तरह का, एक बार फिर शुरू से ही देख लेते हैं। पहला क्या था, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालेंगे, TGD कैसे निकालेंगे, FY ले लिए क्योंकि स्ट्रेस होता है, और इसमें ग्रॉस एरिया से गुना कर देंगे, स्ट्रेस इंटू एरिया क्या हो जाता है, फोर्स, और गामा M0 से डिवाइड कर देंगे, गामा M0 नहीं है, गामा M0 कर लीजिएगा इसको, यानी ये 1.1 से डिवाइड कर देंगे। जब भी ग्रॉस आएगा तो एरिया कैसा आएगा, AG, जैसे जब भी यील्डिंग आएगा तो FY आएगा और गामा M0 आएगा, यील्डिंग आएगा तो FY और गामा M0, और वैसे ही रप्चर अगर आया तो FU आएगा और गामा M1 आएगा, और एरिया के लिए जैसे ही रप्चर आया तो नेट एरिया आ जाएगा, और जैसे ही FU लेते हैं तो इसके साथ साथ एक सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं 0.9 से मल्टीप्लाई करके। ओके, यहाँ पे गामा M1 का वैल्यू हो जाता है 1.25। फिर जैसे हम लोग ब्लॉक शियर फेल्यूर में देखें, तो ब्लॉक शियर फेल्यूर में देखे थे एक टेंशन के साथ अगर यील्डिंग हो रहा था तो शियर के साथ रप्चर, और टेंशन के साथ अगर रप्चर हो रहा था तो शियर के साथ यील्डिंग हो रहा था। तो केस फर्स्ट में हम लोग देखे थे क्या, यील्डिंग शियर के साथ हो रहा है और रप्चर हो रहा है टेंशन के साथ।
तो सीयर के साथ यील्डिंग के लिए हम लोग को फॉर्मूला क्या बनाना होगा, सीयर के साथ यील्डिंग है तो सीयर वाला एरिया लेंगे और यील्डिंग है तो ग्रॉस एरिया लेंगे, एफ वाई से गुना करेंगे क्योंकि स्ट्रेस इंटू एरिया करना है तो स्ट्रेस हो गया एफ वाई और एरिया हो गया ए वी जी। यील्डिंग के लिए है तो एफ वाई लिए, गामा एम नॉट से डिवाइड की एफ वाई है तो गामा एम नॉट, और सीयर वाला पोर्शन है तो √3 इसमें आ जाएगा। अब देखिए साथ ही साथ क्या है, रप्चर इंटेंशन, तो रप्चर है तो मतलब ATN आ जाएगा, नेट एरिया इंटेंशन 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ यू लेना है तो, और गामा M1 जैसे ही एफ यू आता है उसके साथ गामा M1 आता है, एज इट इज ऐसे भी ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोग लेसिंग और बैटनिंग के बारे में। तो लेसिंग और बैटनिंग को समझने से पहले इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लेसिंग और बैटनिंग का डायग्राम है। बैटनिंग क्या किसको कहते हैं, आप लोग रेलवे के बगल में एक टावर खड़ा जो रहता है उसको देखे होइएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, जो टावर में कॉलम खड़ा किया जाता है तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग बैटन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ये देखिए ये दोनों पिलर हैं, एक तरह से सीधा खड़ा रहता है जो सीधा सीधा, और ये जो जोड़ने के लिए यूज किया गया स्ट्रिप, तो इसी को कहते हैं बैटन। ओके, और अगर वो इन हॉरिजेंटल रहेगा तो उसको बैटन कहेंगे, और इंक्लाइन रहेगा तो उसको लेसिंग कहेंगे। ये दो तरह का होता है लेसिंग, एक सिंगल लेसिंग होता है, डबल लेसिंग होता है। ओके, तो होप डायग्राम समझ में आया होगा, बैटन जो हॉरिजेंटल और लेसिंग मतलब इंक्लाइन। ओके, तो हम लोग 1 बाय 1 करके लेसिंग और बैटन को देखते हैं। तो लेसिंग पहले सबसे पहले देखेंगे, लेसिंग आर कंपोनेंट यूज टू ज्वाइन टू इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए कंपोजिट मेंबर सच एज दे एक्ट एज ए सिंगल मेंबर। मतलब क्या करना है, दो या दो से अधिक इंडिविजुअल मेंबर को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, लेसिंग का, ताकि वो इंडिविजुअल ना वर्क करके कंपोजिट मटेरियल के जैसे वर्क कर सके। ओके, जनरली दे आर टर्म एज नेटवर्क of flat surface. The main function of lacing is to hold the main member of built up section in their position. मतलब सबसे मेन काम क्या होता है, जो बिल्ट अप सेक्शन है उसको पोजीशन में रखने के लिए यूज करते हैं हम लोग लेसिंग का। ठीक है, लेसिंग सिस्टम शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कॉलम, यानी कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि कहीं कहीं पास पास लगा दिए लेसिंग और कहीं कहीं दूर दूर लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए। नहीं तो अगर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो बकलिंग का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, और इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन में अनसर्टेनिटी दिखेगा, कहीं पे हम लोग का मुड़ जाएगा, इसलिए हम लोग यूनिफॉर्म लगाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे, लेसिंग सिस्टम शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कॉलम। हो गया, लेसिंग सिस्टम यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द कॉलम। नेक्स्ट देखिए, लेसिंग शैल बी डिजाइन टू रेसिस्ट ए टोटल ट्रांसवर्स shear force V where V is equals to 2.5% of the axial force of the member। यानी कि लेसिंग को डिजाइन किया जाता है shear force को रेसिस्ट करने के लिए, और shear force कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी मेंबर में, तो जो एक्सियल फोर्स रहेगा उसका 2.5% ले लेंगे तो वो हो जाता है shear force, उसी के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं लेसिंग को। ठीक है, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग शैल नॉट एक्सीड 145, यानी 145 से ज़्यादा सिलेंडरनेस रेशियो नहीं रहना चाहिए लेसिंग का। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग क्या देखे थे कि कंपोजिट मटेरियल की तरह बिहेव करने के लिए इंडिविजुअल मेंबर को जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए जो यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं लेसिंग। ठीक है, अब लेसिंग को डिजाइन किस लिए करते हैं, शियर फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए। जो शियर फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक्सियल फोर्स का 2.5% निकाल लेंगे तो वो शियर फोर्स निकल जाएगा। फिर हम लोग देखिए क्या, सिलेंडरनेस रेशियो उसका कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द इफेक्टिव लेंथ शैल बी टेकन एज द लेंथ बिटवीन इनर एंड इंड बोल्ट ऑफ द बार फॉर सिंगल लेसिंग एंड 0.7 टाइम्स ऑफ द लेंथ फॉर डबल लेसिंग। मतलब अगर डबल लेसिंग रहेगा तो 0.7 टाइम्स कर देंगे लेंथ ऑफ 0.7 टाइम्स कर देंगे, और सिंगल लेसिंग रहेगा तो इनर इन बोल्ट के इनर इंड से लेके दूसरे बोल्ट की इनर इंड तक ले जाएंगे तो उसको कहते हैं लेसिंग। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बोल्ट लगाया गया, यहाँ पे एक बोल्ट लगाया, यहाँ देखिए
बोल्ट यहाँ लगाया गया है, एक यहाँ लगाया गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ इनर पार्ट से बोल्ट के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, और अगर डबल लेसिंग रहेगा तो 0.7 टाइम्स कर देंगे उसका लेंथ का, इनर टू इनर का, तो वो हो जाता है इफेक्टिव लेंथ। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हम लोग लेसिंग्स में। मिनिमम विड्थ ऑफ द लेसिंग 3 इंटू डायमीटर ऑफ द बोल्ट, यानी कि लेसिंग का मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए, तो तीन गुना होना चाहिए कितना, जितना mm का हम लोग बोल्ट यूज कर रहे हैं। अगर 20 mm डायमीटर का बोल्ट यूज करते हैं तो कम से कम उसका विड्थ कितना होना चाहिए लेसिंग्स का, तो 60 mm होना चाहिए, 3 गुना। ये अगर न्यूमेरिकल छोटा सा बनाना चाहे ऑब्जेक्टिव में तो बना सकता है कि 3 mm, अगर लेसिंग में जो हम लोग बोल्ट यूज कर रहे हैं 10 mm का 12 mm का यूज कर रहे हैं, तो कम से कम विड्थ कितना होना चाहिए लेसिंग्स का, तो हम लोग 3 से गुना करके निकाल देंगे। ठीक है, थिकनेस ऑफ द लेसिंग कैसे निकालते हैं, सिंगल लेसिंग के लिए 1/40 ऑफ इफेक्टिव लेंथ कर देते हैं, और डबल लेसिंग के लिए 1/60 ऑफ इफेक्टिव लेंथ कर देते हैं। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, इनर टू इनर लेंथ को कहते हैं हम लोग इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो कैसे निकालते हैं, तो लेमडा करते हैं सिलेंडरनेस रेशियो को, इफेक्टिव अगर निकालना है तो उसमें 1.05 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो निकल जाता है लेसिंग का। यहाँ पे देखिए इफेक्टिव लेंथ क्या होता है लेसिंग का, अभी बताए थे ना, इनर टू इनर जब ले लेते हैं तो उसको कहते हैं एल इफेक्टिव, मिडिल टू मिडिल लेते हैं तो उसको कहते हैं एल इफेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लेसिंग मेंबर, ये लेसिंग मेंबर का ये विड्थ है, ये थिकनेस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विड्थ ऑफ लेसिंग कितना होना चाहिए, 3 गुना डायमीटर ऑफ द बोल्ट जो बताए थे, और थिकनेस ऑफ द लेसिंग कितना होना चाहिए, थिकनेस यानी जो ये बी है वो एल इफेक्टिव का कम से कम 40वां भाग से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। डबल लेसिंग के केस में एल इफेक्टिव बाई 60, अभी हम लोग देखेंगे एल इफेक्टिव बाई 40, एल इफेक्टिव बाई 60, और जब बैटन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एल इफेक्टिव बाई 50, यानी कि 40 50 60 याद करना है। सिंगल है सिंगल लेसिंग 40 से डिवाइड कर देंगे, डबल लेसिंग 60 से डिवाइड कर देंगे, अगर बैटन यूज करना है तो 50 से डिवाइड कर देंगे, और उससे ज़्यादा होना चाहिए 40 50 60। ठीक है, विद्युत होना चाहिए 3 गुना से ज़्यादा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बैटन के बारे में। बैटन इज ए मेथड ऑफ द कनेक्टिंग एलिमेंट ऑफ द बिल्टअप कॉलम, सेम टू सेम जो लेसिंग होता है वैसे ही बैटन भी होता है। बैटन मेंबर आर सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, जो बैटन मेंबर होता है वो शियर फोर्स को भी लेता है और बेंडिंग मोमेंट को भी लेता है। बैटन आर हॉरिजॉन्टल मेंबर विच कैन बी यूज्ड इन प्लेन ऑफ लेसिंग टू कीप द मेंबर ऑफ कॉलम एट रिक्वायर्ड डिस्टेंस, मतलब बैटन मेंबर कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, जैसे अभी हम लोग देखे थे लेसिंग इंक्लाइंड होता है, सिंगल भी हो सकता है डबल भी हो सकता है, वैसे ही बैटन कैसा मेंबर होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर। यूज किस लिए किया जाता है, जो भी हम लोग दोनों मेंबर को कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं वो सेम डिस्टेंस पर मेंटेन रहे, इसी को कहते हैं हम लोग बैटन। ओके, ए मिनिमम नंबर ऑफ बैटन टू बी यूज्ड इन ए बिल्टअप कॉलम इज इक्वल टू 4, मतलब कम से कम हम लोग बैटन कितना यूज करेंगे किसी भी कॉलम को कनेक्ट करने के लिए, बिल्टअप कॉलम को, 4 से कम नहीं होगा। और देखिए नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ बैटन प्लेट शैल नॉट बी लेस देन 1/50 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इनर मोस्ट कनेक्टिंग बोल्ट और रिवेट ऑफ द बेल्ट। अभी हम लोग देखे थे कि एल इफेक्टिव का कितना कर देते हैं, 40 कर देते हैं तो सिंगल निकल जाता है, 60 कर देते हैं तो डबल के लिए निकल जाता है, अगर 50 कर देंगे तो किसके लिए निकल जाएगा, बैटन के लिए थिकनेस हो जाएगा। ठीक है, द इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए बैटन कॉलम शैल बी टेकन एज 1.1 टाइम्स ऑफ एक्चुअल सिलेंडरनेस रेशियो। जैसे हम लोग इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए उसमें क्या करते थे, 1.05 से गुना कर देते थे लेसिंग के केस में, वैसे ही बैटन के केस में 1.1 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। आई होप लेसिंग और बैटनिंग समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट है लोड कैरिंग कैपेसिटी, जो हम लोग निकालते हैं कंप्रेशन मेंबर के लिए, तो उसका स्टेप लिखना है। तो स्टेप में कुछ नहीं होता है ज़्यादा, इसमें ध्यान उतना नहीं देना है, लेकिन देख लीजिए एक बार, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये। हम लोग देखेंगे जैसे एल्डिंग वाला जो फेलुअर हम लोग मोड देखे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा नंबर देखे लेसिंग बैटनिंग, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तीसरा नंबर देखिए हम लोग क्या, कंप्रेशन और टेंशन मेंबर के लिए कौन कौन सा मेंबर यूज करते हैं, वो भी बहुत वीवीआई क्वेश्चंस हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन का प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेंगे। जैसे सेक्शन का एरिया कितना है ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनर और मेजर दोनों एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे, और रेडियस ऑफ जायरेशन आर निकाल लेंगे। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, एरिया निकाल लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए और रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल लिए। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, एल इफेक्टिव को जब आर से डिवाइड कर देते हैं तो निकल जाता है सिलेंडरनेस रेशियो, जिसको हम लोग गामा कहते हैं। एल इफेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दिया रहता है, कंडीशन पढ़े होंगे, नहीं तो जब हम लोग न्यूमेरिकल करने जाएंगे उसमें हम लोग एक बार दिखा देंगे कि कौन कौन सा कंडीशन होता है। जैसे दोनों एंड फिक्स होता है, दोनों एंड हिंज होता है, अगर दोनों एंड हिंज रहता है तो हम लोग एल इफेक्टिव एल के बराबर ले लेते हैं। ओके, अगर दोनों फिक्स्ड रहता है दोनों साइड से तो एल इफेक्टिव L/2 हो जाता है। ठीक है, तो L/2 यानी कि 0.5 इंटू एल इफेक्टिव हो जाता है, एल जितना नेट एरिया है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, परमिसिबल स्ट्रेस को डिटरमाइन कर लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो Fy हम लोग को पता रहता है किसी भी मटेरियल का, उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से यानी कि गामा एम नॉट से या फिर गामा M1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए Fy हमको दिया रहेगा तो हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा निकाल लेंगे। Fy मतलब यील्ड स्ट्रेस को गामा M से डिवाइड कर देते हैं तो ये सिग्मा निकल जाता है। गामा एम होता है मटेरियल सेफ्टी फैक्टर, प्रायः हम लोग कितना लेते हैं 1.1, जबकि हम लोग देखे थे। रिडक्शन फैक्टर हम लोग लेते हैं कितना, IS जैसे हम लोग स्टील का जानते हैं IS 800 2007 यूज करते हैं, तो उसके अनुसार से रिडक्शन फैक्टर भी हम लोग ले लेंगे। नेक्स्ट क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी P निकालने के लिए, तो P इक्वल्स टू हम लोग कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस को अभी हम लोग जो निकाले यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस को एरिया से डिवाइड गुना कर देते हैं तो लोड कैरिंग कैपेसिटी निकल जाता है ना, कितना आसान है। 4 स्टेप में हम लोग निकाल दिए। कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए। पहले हम लोग सेक्शन का प्रॉपर्टी जैसे एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जाइरेशन जितना भी हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, सिलेंडरनेस रेशियो निकालेंगे, लेमडा का वैल्यू। लेमडा में एल इफेक्टिव का जरूरत पड़ेगा और आर का जरूरत पड़ेगा। तो एल इफेक्टिव हम लोग कैसे निकालते हैं, इंड कंडीशन दिया रहता है उससे निकाल लेते हैं, और आर तो दिया ही रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, परमिसिबल स्ट्रेस निकालेंगे। परमिसिबल स्ट्रेस निकालने के लिए रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें, Fy में, यील्ड स्ट्रेस में। यील्ड स्ट्रेस क्या है Fy, और उसमें गामा M से डिवाइड कर देते हैं, तो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है एक तरह से मटेरियल का, जो कि हम लोग 1.1 लेते हैं। और अगर हम लोग को फोर्स निकालना होता है तो स्ट्रेस इंटू एरिया कर देते हैं, तो P एक तरह का लोड कैरिंग कैपेसिटी है, स्ट्रेस है, एरिया से गुना कर दिए, स्ट्रेस इंटू एरिया हो गया लोड कैरिंग कैपेसिटी। 5 स्टार वाले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, टेंशन और कंप्रेशन मेंबर में डिफरेंस। तो हम लोग 1 बाय 1 करके टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर में डिफरेंस करते हैं, वीवीआई क्वेश्चंस। लोड बियरिंग बिहेवियर देखते हैं। पहला कैसा है, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स दैट टेंड टू पुल द मेंबर अपार्ट। मतलब ये क्या करता है, लोड बियरिंग, लोड बिहेवियर इस पर कैसा होता है, यानी कि इसमें पुल फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है, पुल फोर्स, यानी कि खींचता है इसमें मेंबर को, तो वो खींचता है मेंबर, तो हम लोग कहेंगे क्या कि ये टेंशन मेंबर है। अगर कंप्रेस होगा तो उसको कंप्रेशन मेंबर कहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स लगा रहेगा तो उसको हम लोग कंप्रेशन मेंबर बोलेंगे। दैट टेंड टू पुश द मेंबर टुगेदर, मतलब आस पास करने का कोशिश करेगा तो हम लोग कहेंगे कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, पहला हम लोग देख लिए लोड बियरिंग, मतलब अगर टेंसाइल फोर्स लगेगा उसको टेंशन मेंबर कहेंगे, और कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो उसको कंप्रेशन मेंबर कहेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, फ्लू फेलियर मोड, यानी कि फेलियर किस तरह से होगा, तो इसमें क्या होता है, प्रोन टू फेलियर थ्रू टीयरिंग एंड फ्रैक्चर स्पेशली एट स्ट्रेस कंसंट्रेशन और मटेरियल डिफेक्ट। मतलब इसमें फेलियर कैसे कैसे होता है, तो कंसंट्रेशन के कारण, स्ट्रेस कंसंट्रेशन जहाँ पे हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस जहाँ ज़्यादा लग जाएगा वहाँ पे फेलियर ज़्यादा हो जाता है, और मटेरियल डिफेक्ट रहता है उसके कारण से फेलियर होता है, और टीयरिंग के कारण से फेलियर होता है। 3 तरह का टीयरिंग फ्रैक्चर देख रहे हैं हम लोग। दूसरा क्या देखें, कंसंट्रेशन स्ट्रेस का, और तीसरा देखें मटेरियल के डिफेक्ट के कारण। सेम टू सेम इसमें भी होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोन ऑफ फेलियर थ्रू बकलिंग, इसमें बकलिंग होता है। वेन द मेंबर बेंड्स लेटरली अंडर कंप्रेसिव लोड और इल्डिंग,
वेयर द मटेरियल एक्सीड इट्स इलास्टिक लिमिट। जब भी इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड चला जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, फेलियर आ जाता है, देखने को मिलता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में देखते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या देखें, सबसे पहले कैसा लोड आता है, तो अगर टेंसाइल लोड आएगा तो टेंशन मेंबर हो जाएगा, कंप्रेसिव लोड आएगा तो कंप्रेशन मेंबर हो जाएगा। दूसरा देखिए फेलियर कैसे कैसे होता है। तो पहले वाले में फेलियर क्या देखे कि मटेरियल के गड़बड़ी के कारण से हो सकता है, टीयरिंग के कारण से हो सकता है, और स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण से हो सकता है। कंप्रेशन में फेलियर कैसे होगा, तो कंप्रेशन में फेलियर होने के लिए क्या होगा, अगर लेटरली अनसपोर्टेड रहेगा तो तब उसमें फेलियर देखने को मिल सकता है, और इल्डिंग के कारण फेलियर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा जब हम लोग उसमें स्ट्रेस डाल देंगे, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा मटेरियल के चले जाएंगे, फोर्स लगा देंगे, तो भी फेलियर देखने के लिए मिलेगा कंप्रेशन मेंबर में। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में हम लोग देखते हैं। इफेक्टिव एरिया इज कंसीडर्ड, इफेक्टिव एरिया हम लोग लेते हैं। ठीक है, इफेक्टिव एरिया मतलब नेट एरिया इज कंसीडर्ड, यानी इसमें नेट एरिया लेते हैं और इसमें ग्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। इफेक्टिव एरिया इज कंसीडर्ड अकाउंटिंग फॉर रिडक्शन ड्यू टू होल्स, नॉचेज और अदर जियोमेट्रिक इरेगुलरिटी दैट कैन रिड्यूस द मेंबर्स लोड कैरिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। मतलब जो भी इसमें होल है, ओपनिंग्स है, नॉचेज है, इस सब को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं ग्रॉस एरिया में से, तो हम लोग को निकल जाता है नेट एरिया, जो कि हम लोग टेंशन में लेते हैं, और ग्रॉस एरिया हम लोग किस में लेते हैं, कंप्रेशन मेंबर में। ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कंसीडर्ड एज द इंटायर एरिया रेसिस्ट द कंप्रेसिव लोड। मतलब पूरा एरिया हम लोग एरिया किस में लेता है, कंप्रेशन में। जैसे मान लीजिए, कैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं, मान लीजिए कि एक प्लेट, दो प्लेट है और वो बोल्ट से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, बोल्ट से। तो हम लोग अगर टेंशन फोर्स लगाएंगे तो मटेरियल जो बोल्ट है, तो बोल्ट उसको नहीं रेसिस्ट कर पाएगा, क्योंकि हम लोग खींच रहे हैं तो दोनों तरफ से बोल्ट खिंचाएगा, तो वो रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग कंप्रेशन में देखते हैं तो बोल्ट पर भी लोड लगेगा तो एज इट इज ट्रांसफर कर देगा उसको। तो उसमें यानी कि टेंशन वाले में कैसे कैसे रेसिस्ट करेगा, ग्रॉस नेट एरिया से, और कंप्रेशन वाले में ग्रॉस एरिया से। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, टिपिकल शेप एंड फॉर्म ऑफन सिलेंडर एंड इलोंगेटेड सच एज रॉड, केबल और ट्रस मेंबर। जैसे हम लोग अगर टेंशन मेंबर के लिए यूज करते हैं, तो टेंशन मेंबर के लिए क्या करते हैं, सिलेंडर सेक्शन यूज करते हैं, मतलब लंबा लंबा सेक्शन यूज करते हैं, डायमीटर कम रहता है, लंबाई उसका ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसको कहते हैं इलोंगेट सिलेंडर सेक्शन एंड इलोंगेटेड सेक्शन। जैसे कि रड का यूज करते हैं, रड मतलब रिइंफोर्समेंट बार यूज करते हैं, केबल यूज करते हैं, और ट्रस मेंबर यूज करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, टेंशन मेंबर। ठीक है, कैन हैव, अब इसमें देखेंगे कंप्रेशन मेंबर में, कैन हैव वेरियस शेप्स इंक्लूडिंग कॉलम हो सकता है, स्ट्रट हो सकता है। उसके बाद कंप्रेसिव जोन्स ऑफ बीम, कंप्रेसिव जोन्स ऑफ बीम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिफॉर्मेशन अंडर लोड, मतलब लोड लगेगा तो डिफॉर्मेशन कैसे कैसे होगा इसमें। तो टेंशन मेंबर डिफॉर्मेशन कैसे होता है, टेंस टू इलोंगेट अंडर टेंसाइल लोड, मतलब जैसे ही टेंसाइल लोड लगेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। मेंटेनिंग ए स्ट्रेट शेप, यानी कि स्ट्रेट शेप ही मेंटेन रखेगा, डिफॉर्म तो होगा लेकिन शेप कैसा मेंटेन रखेगा, स्ट्रेट ही मेंटेन करेगा। और इसमें लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, टेंसाइल लोड लगने से लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। इसमें देखिए, प्रोन टू लेटरल डिफ्रेक्शन और बकलिंग स्पेशली इफ द मेंबर इज सिलेंडर और हैज इम्परफेक्शंस। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग इसमें कंप्रेशन मेंबर में सिलेंडर सेक्शन यूज कर लेते हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और बकलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग टेंशन मेंबर में लेंथ बढ़ जाएगा, और कंप्रेशन मेंबर में जनरली लेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर सिलेंडर सेक्शन यूज किए हैं तो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, उसमें बकलिंग देखने को मिलेगा। लेकिन टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो देखने को मिलेगा क्या, नहीं, उसमें कभी भी बकलिंग नहीं देखने को मिलेगा। ओके, कॉमन कॉमन एप्लीकेशन देख लेते हैं। यूज्ड इन केबल स्टेड ब्रिजेज, सस्पेंशन ब्रिज, ट्रस स्ट्रक्चर एंड टेंशन मेंबर फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर। मतलब हम लोग अगर ट्रस से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रिज से स्ट्रक्चर, सस्पेंशन ब्रिज का यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग टेंशन मेंबर का यूज करते हैं। वैसे ही कॉलम का, पियर का, वॉल बनाने में, कंप्रेसिव जोन्स में हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन मेंबर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का वन लाइन का
डिफिनीशन था लिखने के लिए, उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला हम लोग क्या क्या रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन देखने के लिए रेडियस ऑफ जाइरेशन को हम लोग सूचित किससे करते हैं, आर से। तो आर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। ठीक है, द रेडियस ऑफ जाइरेशन इज मेजर ऑफ हाउ फार ऑन एवरेज द मास ऑफ ए बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब क्या हुआ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन एक होता है, उससे कितना दूर पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी को निकालने को, मेजर करने को, कितना दूर पे स्थित है, इसी को निकालने को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन, जिसको हम लोग सूचित करते हैं आर से। इट इज ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी दैट इंडिकेट्स इट्स रेसिस्टेंट टू रोटेशनल मोशन। यानी कि जितना ज़्यादा आर का वैल्यू रहेगा उतना ज़्यादा वो रोटेशनल मोशन को रेसिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आर का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रूट अंडर आई बाई ए। आर मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, आई मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ए का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए मतलब हो गया, आई मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड आर मतलब हो गया रेडियस ऑफ जाइरेशन। ए लार्जर रेडियस ऑफ जाइरेशन इंडिकेट्स ए ग्रेटर रेसिस्टेंस टू बेंडिंग और बकलिंग। मतलब अगर लार्जर है रेडियस ऑफ जाइरेशन, जितना ज़्यादा रेडियस ऑफ जाइरेशन रहेगा उतना ज़्यादा वो रेसिस्टेंस देगा बेंडिंग और बकलिंग के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो। तो सिलेंडरनेस रेशियो को हम लोग सूचित करते हैं किससे, लैम्डा से। तो लैम्डा का फॉर्मूला देखिएगा, द सिलेंडरनेस रेशियो इज ए सिलेंडरनेस पैरामीटर दैट कैरेक्टराइजेज द सिलेंडर ऑफ ए स्ट्रक्चर मेंबर। इट इज द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ जाइरेशन। यानी कि एल इफेक्टिव को आर से डिवाइड कर देते हैं, एल इफेक्टिव को जब आर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, लेमडा मिल जाएगा। हम लोग सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन और रेडियस ऑफ जाइरेशन। ओके, एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम कर देंगे तो हो जाएगा लैम्डा। एल क्या हो जाएगा, सिलेंडरनेस रेशियो, एल इफेक्टिव, एल क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव, और आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ए हाई सिलेंडरनेस रेशियो इंडिकेट्स ए ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ द मेंबर टू बकल अंडर कंप्रेसिव लोड। मतलब अगर जिसका सिलेंडरनेस रेशियो ज़्यादा रहेगा यानी कि वो सिलेंडर कॉलम हो जाएगा, यानी कि लंबा कॉलम हो जाएगा, और लंबा रहेगा तो बकलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है इसमें, हायर सिलेंडरनेस रेशियो इंडिकेट्स ए हायर टेंडेंसी ऑफ द मेंबर टू बकल अंडर कंप्रेसिव लोड। यहाँ पे देखिए इफेक्टिव लेंथ थर्ड नंबर। अभी तक हम लोग दो देखे, पहला क्या देखे थे, आर मतलब कि रेडियस ऑफ जाइरेशन, रूट अंडर आर बराबर क्या होता है, रूट अंडर आई बाई ए। ठीक है, वैसे ही दूसरा नंबर में हम लोग क्या देखे, लैम्डा मतलब सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल इफेक्टिव को आर से डिवाइड कर देते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन से, तो वो निकल जाता है लैम्डा। यहाँ पे देखिए एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव कैसे निकलता है, तो एल इफेक्टिव के लिए जैसे ऊपर हम लोग देखे थे ना कैसे, जैसे दोनों इंड फिक्स हो गया तो उसके लिए 0.5 हो जाएगा एल इफेक्टिव लेंथ का, और अनसपोर्टेड लेंथ का 0.5 टाइम्स हो जाएगा, और अगर दोनों इंड हिंज होगा तो क्या हो जाएगा, अभी हम लोग इसको देख ही लेते हैं, 1 होगा, 1 टाइम्स होगा सिर्फ। यहाँ पे देखिए द इफेक्टिव लेंथ एल ई ऑफ ए structure member is the equivalent length of simply supported column that would buckle under the same load as the actual member with its specific end condition. It account for the resistance providing by the support and connections. मतलब सिंपली समझिए इसको क्या, कि जितना दूर में बकलिंग देखने को मिलता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, एल इफेक्टिव। ठीक है, जितना दूर में हम लोग को बकलिंग देखने को मिलता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, एल इफेक्टिव। द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के इज यूज टू रिलेट द एक्चुअल लेंथ एल ऑफ द मेंबर टू द इफेक्टिव लेंथ। यानी कि एल इफेक्टिव निकालना है तो क्या करेंगे, के इंटू एल कर देंगे। ठीक है, और के का वैल्यू के का वैल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एल हो जाता है अनसपोर्टेड लेंथ यानी टोटल लेंथ, और एल इफेक्टिव निकालने के लिए हम लोग के से मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ में तो निकल जाएगा। और के का वैल्यू कितना कितना होता है, अगर देखिए इंड कंडीशन पे डिपेंड करता है ये,
अगर दोनों इन फिक्स्ड है तो k का वैल्यू 0.5 ले लेंगे। अगर वन बोथ इन पिन है तो 1 ले लेंगे, और बोथ इन फिक्स है तो 0.5 ले लेंगे। एक पिन है एक फिक्स्ड है तो क्या लेंगे हम लोग 0.7 ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए बिल्टअप सेक्शन। तो बिल्टअप सेक्शन क्या होता है? बिल्टअप सेक्शन आर composed of two or more individual section connected together to form a larger stronger section। built up section क्या होता है? सिंपली पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, जब दो या दो से अधिक सेक्शन को एक साथ ऐड कर देंगे ना, जैसे 2 चैनल सेक्शन लिए उसको एक साथ ऐड कर दिए, किसके सहायता से? लेसिंग और बैटनिंग लगा के, तो वो हो जाता है बिल्ट अप सेक्शन। फिर अगर 2 आई सेक्शन ले लिए उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, 2 एंगल सेक्शन ले लिए, 4 एंगल सेक्शन ले लिए उसको ऐड कर दिए, तो वो हो जाता है बिल्टअप सेक्शन। लार्जर डायमेंशन का अगर हम लोग को कोई भी सेक्शन बनाना है तो उसको हम लोग कौन सा यूज करते हैं? बिल्टअप सेक्शन। देखिए इसको, बिल्टअप सेक्शन आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल सेक्शन connected together to form a larger strong section। This is often done to achieve a specific section property or to increase the load carrying capacity of a member। कॉमन टाइप ऑफ बिल्टअप सेक्शंस आर, कैसे कैसे यूज किया जाता है? जैसे प्लेट गर्डर यूज किया जाता है, बॉक्स सेक्शन यूज किया जाता है, कंपोजिट सेक्शन यूज किया जाता है। तो प्लेट गर्डर्स क्या होता है? देखिए पहले प्लेट गर्डर कंपोज ऑफ ए वेव प्लेट एंड फ्लेंज प्लेट वेल्डेड और बोल्टेड टुगेदर, यानी कि वेव प्लेट और बिल्ड वेव प्लेट को और फ्लेंज प्लेट को एक साथ जब कनेक्ट कर देते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? प्लेट गर्डर कहते हैं। ओके, वेव किसको कहते हैं? तो वेव अभी हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ पे वेव दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ देखिए ये आई सेक्शन सबको दिख रहा है। ये जो आई सेक्शन में ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर का डंटी और नीचे का डंटी को कहते हैं हम लोग क्या? फ्लेंज। और बीच वाला जो होता है उसको कहते हैं हम लोग वेव। ठीक है, फ्लेंज और वेव समझ में आया होगा हो। दूसरा देखिए बॉक्स सेक्शन, फॉर्म बाय वेल्डिंग और बोल्टिंग 4 प्लेट्स टुगेदर टू फॉर्म ए हॉलो सेक्शन। ये हॉलो सेक्शन कैसा दिखता है आपको दिखाते हैं, रुक जाइए एक मिनट। यहाँ पे देखिए हॉलो सेक्शन है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 मेंबर्स को कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे 4 मेंबर्स को कनेक्ट किया गया है, और ये दोनों मिलके अगर लेसिंग से जोड़ देते हैं या फिर बैटिंग से जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है बिल्टअप सेक्शन बन जाता है हमारा। ओके, नेक्स्ट देखिए कंपोजिट सेक्शन क्या है? कंपोजिट composed of 2 or more different materials such as steel और concrete। अगर 2 डिफरेंट मटेरियल को जोड़ के बनाया जाता है तो उसको कहते हैं कंपोजिट सेक्शन। जैसे स्टील हो गया, कंक्रीट हो गया, ये सबको एक साथ कर दिए तो वो हो गया हमारा क्या? कंपोजिट सेक्शन। द डिजाइन ऑफ बिल्टअप सेक्शन इन्वॉल्व कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, द कनेक्शंस डिटेल्स एंड द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द सेक्शन। मतलब अगर जब हम डिजाइन करते हैं तो इंडिविजुअल का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करके तब डिजाइन करते हैं। तो ये खत्म हुआ हम लोग का पोर्शन। और एक लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एलएसएम के बारे में लिखना है। तो एलएसएम क्या होता है? एलएसएम स्टैंड फॉर क्या होता है? लिमिट स्टेट मेथड इज अ मॉडर्न अप्रोच टू स्ट्रक्चरल डिजाइन दैट कंसीडर वेरियस फेल्यूअर्स मोड और लिमिट स्टेट्स ए स्ट्रक्चर में reached under different loads। It इंश्योर द स्ट्रक्चर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी बाय, मतलब इसमें सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी दोनों पर ध्यान दिया जाता है और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं। तो इस और ये एक कैसा अप्रोच है? मॉडर्न अप्रोच, बहुत सारा कंडीशन को ध्यान में रख के बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लिमिट स्टेट। पहला कौन सा है? रिलायबिलिटी बेस्ड डिजाइन, मतलब इसमें क्या है? हम लोग रिलायबल रहते हैं, अगर डिजाइन इसे करते हैं तो इस पर विश्वास नहीं है। अकॉर्डिंग फॉर अनसर्टेनिटीज इन लोड्स एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें लोड और मटेरियल के प्रॉपर्टी को डिजाइन रख के ध्यान में रख के बनाया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल है। कंसिडरिंग बोल्ट अल्टीमेट एंड सर्विसिबिलिटी लिमिटेड सेज, मतलब दोनों तरह का अल्टीमेट पे हम लोग क्या करते हैं? लोड को अगर डिजाइन करना रहता है
तो लोड को डिजाइन करना रहता है तो हम लोग दूसरे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं। वैसे ही अगर हम लोग को मटेरियल का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करना है तो दूसरा यूज करते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, कंसीडरिंग बोथ अल्टीमेट एंड सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। इसमें देखिए क्या लिखा है, इंश्योरिंग द स्ट्रक्चर कैन रेसिस्ट अल्टीमेट लोड, मतलब लोड होता है तो अल्टीमेट कर देते हैं, एंड परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री अंडर सर्विस लोड। ठीक है, दोनों को यूजिंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तीसरा पॉइंट, टू अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटीज एंड अचीव ए डिजायर्ड लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। यूजिंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मतलब दो तरह का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है, दो तरह का, यानी कि मटेरियल के लिए अलग सेफ्टी फैक्टर, दूसरा लोड के लिए अलग सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं। इसीलिए इसमें क्या क्या कहते हैं हम लोग, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ रिलायबिलिटी अलाउिंग फॉर इफिशियंट डिजाइन, ये इफिशियंट डिजाइन के लिए होता है, यानी पैसा कम लगेगा इसमें। बाय कंसिडरिंग द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर, इसमें एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के कंसिडर किया जाता है। इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बाय कंसिडरिंग फैक्टर लाइक कोरोजन एंड फटीग, इसमें सारा चीज़ को कंसीडर करके बनाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं LSM। ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा ध्यान से नहीं देखे हैं। बाकी का जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं यूनिट 1 में, सबके सब VVI क्वेश्चन हैं। और बाकी इसमें रह गया 2 न्यूमेरिकल, तो जब हम लोग न्यूमेरिकल सेशन करेंगे तो उसमें एक ही साथ सारा यूनिट का न्यूमेरिकल 1 to 5 तक सबका न्यूमेरिकल एक ही सेशन में कर लेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।